हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं की गणित की क्वेश्चंस 9 बहुत से हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आज चलते चलते हम अब टॉपिक पर पहुँचे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा चैप्टर 10 है और टॉपिक का नाम है सदिश बीजगणित। तो हम चलते हैं इसमें कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सदिश बीजगणित आप लोगों के लिए नया शब्द नहीं है, आप लोगों ने इसको फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया होगा और 11वीं गणित में भी हम इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको देती चलती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सदिश बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं भाई, कि हम फिजिक्स पढ़ने के लिए जिन जिन राशियों का इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली रूप से इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे लंबाई है, मात्रक है, घनत्व है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं बच्चों, इसको दो भागों में बांटा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अदिश राशियाँ और एक सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या है, नाम से स्पष्ट अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं होती हैं, यानी कि जिसमें वे भौतिक राशियाँ जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, वो अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे कि लंबाई को हम हाइट नापते हैं बच्चों अपनी, तो हमको नीचे से ऊपर नापो या ऊपर से नीचे नापो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्रा हो, हम कितने किलोग्राम शक्कर लेकर घर में आते हैं तो वो टाइम को देखते हैं। तो ये सब ऐसी राशियाँ हैं जिसको लिए हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और सदिश राशियाँ क्या हैं बच्चों, सदिश राशियाँ वे हैं जिसके लिए जिसका परिमाण भी होता है और साथ में जिसकी एक निश्चित दिशा भी फिक्स होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेग, त्वरण, संवेग, ये जो फिजिक्स के शब्द हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, ये सब राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशियों का निरूपण कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको पास एक शब्द आएगा, दिष्ट रेखाखंड। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है, देख लीजिए आपके पास। खंड मतलब क्या होता है, यहाँ पर खंड मतलब हिस्सा, पार्ट, भाग। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंतरिक्ष में यदि हमारे पास एक बिंदु है, स्टार्टिंग बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ओ है, और वो बिंदु चल कर पी बिंदु तक पहुँचा है किसी भी एक डिस्टेंस पे, ये प्रारंभिक बिंदु है ये बच्चों, ये अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर ये ओपी का जो डायरेक्शन, यदि हम डायरेक्शन यहाँ से चल के इस डायरेक्शन में चल के वो पी पर पहुँचा है, तो ये ओपी एक दिष्ट रेखाखंड कहलाता है बच्चों। तो ये एक सदिश राशि देख रहे हैं आप, यहाँ पर यदि हम बोले कि 5 मीटर चला है तो ये 5 मीटर और उसकी डायरेक्शन है ओपी है। तो ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो ये कहलाएगा एक ओपी एक दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। वेक्टर की राशियां हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि हम इसको बुक में या तो स्मॉल लेटर, यदि हम इसको डायरेक्शन को ओपी को लिख दें तो ओपी ऐसा डायरेक्शन है, इसको लिख दिया जाता है। और ये इसका परिमाण बता रहा है कि 5 मीटर है और डायरेक्शन ओ से पी की तरफ चला है, इसलिए इसको ऊपर ऐसा तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो ये कहलाता है उसका निरूपण करने का तरीका, जिसको यदि हम यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए वेक्टर से भी शो करें तो ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों, ए वेक्टर भी लिख दिया जाता है। यहाँ पे ए को लिखकर डार्क कर दिया जाए। अब चूंकि डार्क में करने में ज़्यादा टाइम लेता है, डार्क करने में, इसलिए जनरली ए लिखकर उसके ऊपर ऐसा वेक्टर का निशान लगा दिया जाए, तो ये उसको निरूपण करने का तरीका हो जाता है। अब आपके लिए एक शब्द आएगा सदिश का मापांक। मापांक का मतलब क्या होता है, हमने देख लिया सदिश राशि में डायरेक्शन भी है और उसका परिमाण भी है। तो मापांक का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसके परिमाण को देखना, डायरेक्शन को नहीं देखना। यानी कि वह धनात्मक संख्या जो सदिश राशि के परिमाण को मापती है, सिर्फ परिमाण को देखती है, उस राशि का मापांक कहलाती है। तो मापांकों को लिखने का तरीका होता है, ए वेक्टर यदि जैसे ले रहे हैं तो इसके वेक्टर का मापांक लिखते हैं हम, तो ऐसा मापांकों को ऐसा चिन्ह से शो कर दिया जाता है। ये जो ऐसा वेक्टर का चिन्ह है, कोई कहीं इसको सिर्फ ऐसा भी शो करता है, ये मतलब एक ही है बच्चों, कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, मॉड ए वेक्टर भी लिख दिया जाता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ए, तीर के निशान की जगह ऐसा भी लिख दिया जाता है। और सिर्फ ए लिख दिया है, यानी कि यदि उसके डायरेक्शन को हटा दिया गया है, यानी कि मापांक शो करता है तो उसका डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसका परिमाण देख रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट ए भी लिख दिया जाता है। तो इसमें मापांक की खास बात है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा इसकी विशेष बात है कि ए से बी में चलें
या बी से ए में चले। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ उसके परिमाण को देख रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ नापें तो भी 5 है, पी से ओ नापें तो भी 5 है, तो डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ परिमाण को देखा जा रहा है। तो यहाँ से ए से बी देखें या बी से ए देखें तो परिमाण मापांक में दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। अब हम सदिशों के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। सदिशों के कुछ प्रकार आपके कोर्स में हैं जिसको पढ़ना है, और आपके खालिस्तान में, वस्तुनिष्ठ में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है आपका शून्य सदिश, जिसको जीरोज वेक्टर या नल वेक्टर भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिए, इसको जीरो या नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में भी नल लिख कर आ जाए तो आपको ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या कहता है, वह सदिश जिसका मापांक की वैल्यू शून्य आ जाए, वो कहलाता है शून्य वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर का मॉड कोई भी राशि है जिसके मापांक की वैल्यू शून्य आ जाती है तो वो कहलाती है शून्य सदिश। तो अब अगला सदिश है उचित सदिश, जिसको दूसरे रूप से अशून्य सदिश कहा जाता है। तो ये क्या है, वह सदिश जिसका मापांक शून्य नहीं होगा, जिसकी मापांक का मान शून्य होगा वो शून्य सदिश है, और जिसके मापांक का मान शून्य नहीं होता उसे उचित सदिश या उसे अशून्य सदिश कहा जाता है। अगला सदिश है इकाई सदिश। इकाई मापांक वाले सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है, यानी कि जिसका मापांक की वैल्यू 1 आए उसको क्या कहा जाता है, इकाई सदिश कहा जाता है। और इकाई सदिश को चिन्ह को प्रदर्शित करने का तरीका बच्चों, ये एक कैप है, ऐसा कैप, ये उल्टा वी जो दिख रहा है ये कैप है, ये इसकी इकाई सदिश को व्यक्त करता है। यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है वहाँ पे, परंतु उसकी वैल्यू कितनी है, परिमाण कितना है, 1 है। और इसकी परिभाषा होती है एक कैप की कि ए वेक्टर लिखा और नीचे ए वेक्टर का मॉड लिखा, यानी कि सदिश और उसके मापांक के भाग को इकाई सदिश कहा जाता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब अगला है समदिश सदिश। तो दो सदिश समदिश कहलाएंगे यदि उसकी अभिदिशाएं समान हो। अभिदिशाएं मतलब डायरेक्शन उसके समान हो। जैसे कि एक यहाँ से यहाँ तक दिया है, ए से बी दिया है, उसका डायरेक्शन ये है। दूसरा वाला हमको दिया है कि पी से क्यू, उसका डायरेक्शन भी ये, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो, तो ये कहलाती हैं समदिश सदिश। अगला प्रकार हम ले रहे हैं समदिश के बाद असमदिश सदिश। तो दो सदिश असमदिश सदिश कहलाएंगे यदि उनकी अभिदिशाएं विपरीत हों, यानी कि एक की दिशा ए से बी में इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की दिशा पी से क्यू में उल्टे डायरेक्शन में हो। तो दोनों में खास बात आप ऊपर और नीचे में क्या देख रहे हैं, दोनों की दिशाएं यहाँ पर क्या हैं, समान है, यानी कि समानांतर है दोनों, परंतु ये एक ही डायरेक्शन में इसलिए समदिश है, और ये विपरीत डायरेक्शन में एक इस तरफ है तो दूसरा उल्टा है, तो ये क्या कहला रहा है, असमदिश सदिश। परंतु खास बात है कि दोनों का परिमाण होना बराबर होना आवश्यक नहीं। देखिए इसलिए मैंने एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया है। तो ये समदिश है तो ये मत बोली कि तो छोटा है ये बड़ा है, हमको सिर्फ दिशा देखनी है, दोनों की दिशा एक है तो वो समदिश होगी, चाहे उसके परिमाण अलग हो या बराबर हो। और असमदिश है यानी कि उल्टी डायरेक्शन में है तो यहाँ पर परिमाण दोनों के लिए होना आवश्यक नहीं है। तो अब अगला लेकर आ रहे हैं समरेखीय समांतर सदिश। इस सदिश को समझिएगा, शब्दों को अच्छे तरीके से। यदि सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही हों, दो सदिश हैं या उससे ज़्यादा सदिश हैं, उसकी क्रिया रेखाएं एक ही हों या एक ही रेखा के समानांतर हों तो वे सदिश समरेखीय समांतर सदिश कहलाते हैं। यानी कि दो सदिश ऐसे हैं, इनकी क्रिया रेखाएं एक ही हों, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो सकती हैं या विपरीत डायरेक्शन पर, परंतु समानांतर होने चाहिए। यदि ये दोनों किसी तीसरे के समानांतर हैं तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, समरेखी कहलाती हैं। तो ये भी समरेखी है, ये बच्चों ये भी समरेखी है, भले इसका डायरेक्शन एक है इसका डायरेक्शन अलग है, परंतु यहाँ पर हमको क्या देखना है कि दोनों का क्या होना चाहिए, समदेशी असमदेशी दोनों के सदिश क्या होते हैं, समांतर सदिश। ये भी समांतर सदिश है और ये भी समानांतर सदिश है। तो अगले सदिश की तरफ बढ़ रहे हैं जो इसका विपरीत सदिश है, ऋण सदिश कहला रहा है। तो इसकी परिभाषा मैंने लिख कर के सामने देखिए क्या बोल रहा है, वह सदिश जिसका मापांक सदिश ए वेक्टर के मापांक के बराबर हो परंतु दिशा व उस ए वेक्टर की दिशा के विपरीत हो, उसका विपरीत या ऋण सदिश कहलाता है। जैसे हमने ए से बी को लिया और यहाँ से ए से बी लिया तो और बी से ए लिया, दोनों की मात्रा की यदि दोनों 5-5 मीटर का डिस्टेंस में चलते हैं तो दोनों परिमाण तो बराबर होंगे परंतु दिशा क्या होगी उसकी विपरीत होगी, इसलिए सामने ऋण को लगा दिया जाता है। तो ये कहलाएगा उसका विक्रम सदिश। यदि कि ए से बी
ये परिमाण है तो इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो आप उसको डायरेक्शन को बदल दीजिए, बी से ए कर लीजिए और सामने ऋण का चिन्ह लगा लीजिए, तो वो उसका व्युत्क्रम सदिश कहलाता है, सॉरी उसका ऋण सदिश कहलाता है वो। तो अगला देख रहे हैं व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश क्या है? वह सदिश जिसकी दिशा तो वही होती है जो कि हम यदि ए वेक्टर का व्युत्क्रम देखना चाहते हैं तो ए वेक्टर की जो दिशा है उसका व्युत्क्रम की भी दिशा वही होगी, परंतु उसका परिमाण क्या हो जाएगा? उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी व्युत्क्रम की हम व्युत्क्रम ले किसका? ए वेक्टर का, तो उसका व्युत्क्रम ए वेक्टर का हो जाएगा, दिशा सेम रहेगी परंतु उसका परिमाण नीचे हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये कहलाता है उसका व्युत्क्रम सदिश। अब अगला है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है? हमने पढ़ा था दिष्ट रेखाखंड, तो दिष्ट रेखाखंड भी एक स्थिति, उसका स्थिति बताता है, निरूपित करता है। तो जब कोई कण यहाँ से ओ से मैंने बताया था पी तक चलता है और ये ओ पी उसका डायरेक्शन, तो ये पी की स्थिति ओ के सापेक्ष नापी जाती है, तो इसको यहाँ पर उसका स्थिति सदिश को ओ पी डायरेक्शन को लिखा जाता है। तो हम कभी किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश देखना होगा तो हम उसके मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को देखेंगे तो वो उसका स्थिति सदिश कहलाता है, जिसको ऐसा ओ पी डायरेक्शन से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब लास्ट प्रकार की तरफ चलते हैं हम कि यहाँ पर वो लास्ट प्रकार है समान सदिश। तो दो वेक्टर हैं सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि वो समान सदिश कहलाते हैं यदि ये 3 शर्तों को पूरा करते हैं। वो 3 शर्त क्या हैं? कि दोनों का परिमाण बराबर हो, ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये 25 है तो ये भी 25 हो, परिमाण बराबर हो, दोनों की दिशाएं, दोनों आपस में क्या हो? परस्पर समानांतर हो, समानांतर होने चाहिए और साथ में उनकी अभिदिशाएं भी समान हो। समानांतर हो इसका मतलब ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए, और यहाँ पर समानांतर में एक इस डायरेक्शन में और एक उल्टा भी हो सकता है, परंतु अभिदिशाएं समान होनी चाहिए, मतलब समानांतर तो दिखिए, साथ ही दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो? एक हो। तो यदि तीनों शर्तों को दो सदिश पूरा करते हैं तो हम बोल देंगे कि दोनों सदिश समान सदिश हैं। तो अब हम दो सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इस सदिश को स्पेशल पढ़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर सदिशों को पढ़ने का मेन कारण ये है, बच्चों के अद्य शास्त्रियों को तो जोड़ना घटाना हम जैसे गणित के साधारण नियमों से पढ़ लेते हैं, परंतु सदिशों के स्पेशल नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जोड़ने के लिए हम अदिशों को तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, परंतु सदिशों को जोड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है? उसका योग को त्रिभुज का नियम कहा जाता है। इसमें क्या है? हमारे पास दो राशियां हैं, दो सदिश हैं, एक ए से बी है, तो यहाँ इसका स्टार्टिंग बिंदु है, दूसरे का ये इसका एंडिंग बिंदु है। वो दूसरे के एंडिंग बिंदु से दूसरा वाला सदिश स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर पहले का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग एक ही हो, एक ही पॉइंट पे हो, तो उसको जोड़कर उसके आंसर को लिखा जाता है। पहले का स्टार्टिंग और दूसरे का एंडिंग को, ए सी डायरेक्शन को, उसको लिखने का तरीका होता है कि हम ए से बी डायरेक्शन को में लिया, उसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग एक ही है, तो धन बी सी डायरेक्शन, तो इसके आंसर को लिखा जाएगा, आंसर मिलेगा हमको ए सी वेक्टर। यानी कि हम त्रिभुज का योग नियम क्या कहलाता है? यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की एक क्रम से ली गई दो भुजाओं से निरूपित होते हैं। देखिए, एक क्रम से ली गई दो भुजाएं, एक क्रम में ली गई है, यहाँ से यहाँ तक ये चला गया, यहाँ से यहाँ तक किया गया है, तो उस सदिशों को योग को क्या कहलाता है? तीसरी भुजा से निरूपित कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है उसका सदिश का योग का नियम। तो अब इसके गुण क्या होते हैं देखते हैं। योग का पहला गुण है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय मतलब यहाँ पर हम दो सदिशों को यदि वो योग करें, ए से बी वेक्टर और यदि हम बी से ए वेक्टर, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कि इसके क्रम में परिवर्तन करने से योग में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम आता है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में हम जानते हैं कि हम 3 सदिशों को जोड़ेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। 3 सदिशों को जोड़ा, यहाँ पर भी लिखते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को लिखा। यदि हम बी वेक्टर और सी वेक्टर का योग करने के पश्चात जो आंसर है उसमें ए वेक्टर को ऐड करें, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर को पहले योग करें, उसके आंसर के बाद सी वेक्टर को योग करें, तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है उसका सहचार्य नियम। अगला हम निकालने जा रहे हैं योज्य तत्समक। क्या होता है बच्चों? तत्समक वो सदिश राशि है जिसका किसी और में योग कर दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। तो आप जानते हैं कि 0 शून्य सदिश वो सदिश है जिसमें किसी का ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए वेक्टर में शून्य वेक्टर का शून्य सदिश को योग कर दो, या शून्य सदिश में ए वेक्टर का योग कर दो क्रम विनिमय नियम को देखते हुए, तो हमको आंसर ए वेक्टर ही प्राप्त होता है। तो यानी कि शून्य सदिश जो है
यहाँ पर किसी के भी सदिश के मानों में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो ये कहलाता है उसका योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य सदिश उसका योज्य तत्समक कहलाता है। ये खालिस्तान का प्रश्न है बच्चों जी, इंपॉर्टेंट है, आता भी है ऐसा। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब योग है, प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा है। तो हमको एक ऐसा दो आपस में सदिश योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे जब जिनका योग करने से हमें ये तत्समक प्राप्त हो। तत्समक प्राप्त हो मतलब योज्य तत्समक क्या दिखा हमने अभी अभी शून्य सदिश। तो प्रत्येक ए वेक्टर का के लिए एक सदिश माइनस ए वेक्टर होता ही है, प्रतिलोम वेक्टर होता ही है कि जिसको दोनों को योग कर दिया जाए तो हमको शून्य वेक्टर, शून्य सदिश, शून्य योज्य तत्समक प्राप्त होता है। तो ए वेक्टर का योज्य प्रतिलोम माइनस ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर का योज्य प्रतिलोम ए वेक्टर कहलाता है। तो दो सदिशों का योग हमने देखा कि इसको त्रिभुज की योग के नियम से कैसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद हमने उसके 4 योग गुण देखे। अब उसके बाद योग के बाद हम उसका विकलन देखेंगे, यानी घटाना देखेंगे, यानी दो सदिशों को घटाया कैसे जाता है। तो दो सदिशों को घटाने के लिए हम घटाने को भी योज्य के रूप में लिखेंगे। यदि दो वेक्टर को घटाना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो हम क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं बी वेक्टर के प्रतिलोम के साथ। तो ये दोनों का व्यकलन को प्रदर्शित करने का तरीका है, यानी कि हम व्यकलन भी करेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रतिलोम के योग के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी कि व्यकलन को भी हम योग के रूप में लिखेंगे। और यदि हमको दो वेक्टर का स्थिति सदिश के बारे में पता लगाना हो तो ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश का पता लगाना, तो आप क्या करेंगे कि पीछे वाला जो है बी का स्थिति सदिश में से, बी का स्थिति सदिश में से आप एक स्थिति सदिश को माइनस कर दीजिए, तो आपको उस दोनों की स्थिति पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा। एक का स्थिति सदिश, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपका यूज़ होने वाला है बच्चों। तो ए बी वेक्टर का मान कैसे निकालना है आपको? पीछे वाले का स्थिति सदिश में से माइनस सामने वाले का स्थिति सदिश। अब हम प्रश्नावली 10.a के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने देखा उसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो पहला प्रश्न मैंने लिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध कीजिए कि बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर बराबर 2b वेक्टर। तो हम इस स्थिति योग का नियम को रिमाइंड कर लेते हैं। हमने ये देखा कि सी हमारे पास ए से बी इसका एंडिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो हमारा आंसर ए से सी प्राप्त होता है। ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो देख लीजिए, ए से बी चला, बी से सी चला, तो यहाँ पर आंसर जो आ रहा है डायरेक्ट ए से सी आ रहा है, यानी ए से बी और बी से सी चला तो आंसर ए सी है, योग का नियम बोलता है। तो इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो आंसर हमको ए सी प्राप्त हो रहा है। सेम इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। अब देखिए कहाँ कहाँ हमको ये नियम का योग का नियम लगाना है। तो इसका एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बच्चों, इन दोनों के बीच में देखिए तो बी सी और सी डी है तो सी सी सेम हो रहा है, तो इसका आंसर हम इस योग के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो इसको लिख लिया बी डी वैक्टर और ये डी ए वैक्टर को सेम रख लिया। अब इन दोनों में लगाइए सेम, अब इन दोनों को देखिए, इसका एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बच्चों, तो हमारा आंसर बी ए मिलेगा। तो ये हुआ बी ए वैक्टर, तो बी ए वैक्टर इस प्रकार हमको 2b ए वैक्टर प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज की योग के नियम से ये आंसर बहुत ही ईजिली मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए सी और बी डी उसके विकर्ण हैं और हमको ये सिद्ध करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, आप स्केच से बना लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना रही हूँ। देखिए ये समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया, ये ले लिया नाम ए बी सी डी, ए से बी डायरेक्शन, बी से सी डायरेक्शन। तो अब योग के नियम से डायरेक्ट ए से सी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सी हमको एक विकर्ण बोला है, दूसरा बी डी विकर्ण बोला है, तो बी से डी की तरफ मैं दूसरा विकर्ण को बना लेती हूँ। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस बी सी का डायरेक्शन जो है बच्चों, यहाँ पर ए डी का डायरेक्शन वही ले लीजिए। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसके में सबसे पहले हम कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, उसको लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। तो पहला पार्ट ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इसमें त्रिभुज का योग नियम लिख लेते हैं।
ये क्या बोलता है आप देख चुके हैं इसमें कि ए से बी और बी से सी को ऐड कर दिया जाए तो हमको ए सी प्राप्त होता है। यानी कि हमको ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा, ए से बी वेक्टर प्लस बी से सी वेक्टर। तो हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। हमने त्रिभुज ए बी सी लिया था, अब हम त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। इसमें भी त्रिभुज का योग नियम ही इस्तेमाल करते हैं। योग नियम देखते हैं तो त्रिभुज का योग नियम में अब हम यहाँ पर बी डी, दूसरा विकर्ण हमारा बी डी, हमको बी से बी डी देखना है। तो बी डी वैक्टर में कैसे मिलेगा हमको आंसर बच्चों, बी से बी डी देखना है तो बी से ए चलना पड़ेगा, फिर ए से डी चलना पड़ेगा। तो बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। तो इक्वेशन नंबर इसको हम दूसरा ले लेते हैं। अब तीसरा पार्ट में हमको क्या करना है, देख लीजिए दोनों को वेक्टर को ऐड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके लिख लीजिए और यहाँ के उसके राइट हैंड साइड को भी ऐड करके लिख लीजिए। तो यहाँ का राइट हैंड साइड ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस यहाँ पर बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर हमने लिख लिया ऐड करके। अब ऐड करके लिखने के पश्चात इन दोनों को हम पास पास लिख लेते हैं बच्चों। तो ये ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर हम एक साथ पास पास करके लिख लिया, और ये जो बी सी वैक्टर है प्लस ए सी वैक्टर इसको भी हम पास पास लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात आप देख रहे हैं कि हम व्युत्क्रम नियम से, हम प्रतिलोम सदिश से देखे थे कि हम यदि दोनों का डायरेक्शन ए से बी बोलो बी से ए बोलो परिमाण तो सेम है परंतु डायरेक्शन अलग है। तो बी ए वैक्टर को माइनस ए बी वैक्टर हम प्रतिलोम उससे पढ़ लेते हैं, व्युत्क्रम सद्य प्रतिलोम सदिश के परिभाषा से देख लेते हैं। और दूसरा डायरेक्शन, इसमें देखिए डायरेक्शन में बी सी, ये जो बी सी है ये और ये ए डी दोनों की दिशाएं एक है और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, इसलिए बी सी वैक्टर और ए डी वैक्टर दोनों परिमाण और अभिदिशाएं एक ही हैं। तो हम यहाँ पर बी सी वैक्टर और की जगह ए डी या ए डी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं। तो हमको बी सी की ज़रूरत है, इसलिए ए डी को हटाकर हम बी सी लिख लेंगे। तो ये हुआ बी सी वैक्टर प्लस ये भी हुआ बी सी वैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ए बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर ये हो गया शून्य सदिश प्लस ये 2bc वैक्टर। तो इस प्रकार हमको आंसर मिल गया 2bc वैक्टर। इसके सेकंड पार्ट के लिए देख लीजिए, हमको जो सिद्ध करना है उसको दोनों को घटा कर सिद्ध करना है। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है ए सी वैक्टर, ये है माइनस बी डी वैक्टर लिख लिया। यहाँ पर इसकी ए सी वैक्टर की वैल्यू है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, घटा रहे हैं सो साइन लिखिए माइनस, और ये हो जाएगा बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। तो हमने दोनों को घटा कर लिख लिया। अभी इन दोनों को हम साथ साथ में रख लेते हैं और इन दोनों को साथ साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम ए बी वैक्टर माइनस बी ए वैक्टर है, ये हो गया माइनस प्लस लगा के फिर आ रहा है बी सी वैक्टर माइनस ए डी वैक्टर। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, तो ऊपर से ही हमने देखा था कि हम यहाँ पर इसको माइनस बी ए वैक्टर को ए बी वैक्टर इसको प्रतिलोम व्युत्क्रम इसमें लिख सकते हैं प्रतिलोम सदिश के रूप में। तो ये प्लस ए बी वैक्टर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर इसमें से देखा था हमने कि बी सी और ए डी बराबर तो है परंतु दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, साइन तो परिमाण भी बराबर डायरेक्शन भी बराबर है। तो हम बी सी वैक्टर को ए डी वैक्टर को भी हटा कर बी सी वैक्टर ले लेते हैं। तो इस स्थिति में दोनों का परिमाण और डायरेक्शन समान होने के कारण ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ए बी वैक्टर मिलके ये 2 ए बी वैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसका राइट हैंड साइड प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। यदि ए बी सी डी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वैक्टर बी वैक्टर 5a + 2b वैक्टर 3a + b वैक्टर हो तो हमको ये ए सी वैक्टर बी डी वैक्टर बी सी वैक्टर डी सी वैक्टर को ए वैक्टर और बी वैक्टर के पदों के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया है। तो मैंने लिख लिया ए का वेक्टर स्थिति पोजीशन वेक्टर ए वैक्टर, बी का बी वैक्टर दिया, सी का 5a + 2b वैक्टर, डी का 3a + b वैक्टर है, हमको निकालना है। तो इसी वेक्टर का मान कैसे निकालना है, हमका सूत्र देख चुके हैं कैसे लिखना है आपको। पीछे का स्थिति सदिश, तो सी का स्थिति सदिश, उसको स्थिति सदिश को मैं शॉर्टकट पीवी लिख रही हूँ, पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ले यहाँ पर लिख लिया हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5a वैक्टर + 2b वैक्टर, माइनस लगा के ए वैक्टर का वैल्यू है ए वैक्टर। तो अब जैसे सॉल्व करते हैं इसको 5a - a वैक्टर तो 4a वैक्टर प्लस
टू बी वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरा वैल्यू पूछा है हमको किसका, बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर पूछा बोल लिख लेंगे आप। तो डी का पोजीशन वेक्टर है 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर माइनस करने के पश्चात बी का हो जाएगा बी वेक्टर। तो आप हाल सॉल्व कर लीजिए, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब इसका तीसरा पॉइंट निकालने बोला बी सी वेक्टर। तो सेम ऊपर की तरफ करते चले जाइए, सी का पोजीशन वेक्टर में से बी को माइनस कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। डी सी वेक्टर में सी का पीछे का पोजीशन वेक्टर माइनस सामने का पोजीशन वेक्टर। देखिए सी के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखी मैंने, डी के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू मिली लिखिए। अब ए में से ए को देख लीजिए, 5a में से 3 गया तो 2a वेक्टर हो जाएगा, प्लस 2b वेक्टर माइनस प्लस वेक्टर तो 3b वेक्टर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ईजिली आंसर प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 दिया, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका 5वां क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए चौथा बना रही हूँ, 5वां आप अपने आप बना सकते हैं। कि ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं, उसकी स्थिति सदिश ए का ए प्लस बी वेक्टर, बी कैपिटल बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, सी का दिया 3a माइनस 2b वेक्टर और डी का दिया है 2a प्लस 5b वेक्टर। और हमको ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर को ये सिद्ध करके दिखाना। तो ए सी वेक्टर निकालेंगे तो आप जानते हैं सी का पोजीशन वेक्टर लिखना है माइनस ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको। तो सी का पोजीशन वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, उसको माइनस करना है। ए का पोजीशन वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आप उसको सॉल्व कर लीजिए। 3a में से ए वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये 2a वेक्टर हो गया, माइनस बी 2b वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो माइनस ये 3b वेक्टर हो जाएगा। और सेकंड इसकी मान निकालने बोला है बी डी वेक्टर का। तो ये बी डी वेक्टर का कैसे लिखेंगे हम, डी का पोजीशन वेक्टर में से हम माइनस करेंगे सामने वाला यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर। तो डी का पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी है 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर लिख लिया आपने, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप वैल्यू रख लीजिए, 2a में से ए वेक्टर को माइनस करेंगे तो ए वेक्टर आया, और 5b वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर, टोटल हुआ 6b वेक्टर। तो इस प्रकार दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं स्थिति सदिश ये सदिश बीजगणित आपको समझ में आ रहा होगा। इसके 2 प्रश्नावली और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, टिल देन बाय बाय।